Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडीज को इस चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं बात कर ले रही हूँ जो फिलहाल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये है एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का पॉलिटी और क्लास 6 का साइंस और सोशल साइंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियोस अपलोड हो चुका है। 3 to 5 आपको मैथ ईवीएस भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब मैं पॉलिटी सेशन लेके चल रही हूँ और आज का हमारा जो होगा ये लेसन 6 होगा और इस लेसन का जो नाम है वो है संचार माध्यमों को समझना। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर और इसमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी मैं साथ में कहूँगी कि जो इसमें इम्पोर्टेंट सेशन होगा सिर्फ मैं उसी को कवर कराऊंगी। ओके, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसे स्किप करते जाऊंगी। कुछ वर्क मैं कर ही रही हूँ, कुछ वर्क आपको भी करना होगा। जहां मैं बोलूँ वहां पे आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छा सा नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इन वीडियोस के पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना मत भूलिएगा। वहां पे स्टडी क्विज ही सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। तो चूंकि मैं पेडागोजी सेशन भी लेके चल रही हूँ तो इस कारण मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेके जरूर पढ़िएगा शिक्षकों के लिए, चूंकि आप भी इन फ्यूचर शिक्षक बनने वाले हो। अगर आप टेट्स की तैयारी कर रहे हो तो इसमें कुछ बातें कही गई हैं जो टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर पढ़िएगा, इनसे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। और मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। ओके, टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से वीडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द है मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में पढ़ोगे विस्तार से। ठीक है, आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये रिकॉल जैसा दिया रहता है हर एक चैप्टर में, जिससे वो टीचर को भी समझ में आ जाता है कि हम चैप्टर में पढ़ाएंगे क्या बच्चों को, और बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि टीचर आज हमारे पढ़ाने वाले क्या हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ से। ओके, स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रमों तक जो आप देखते हैं इन सब को संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। तो मीडिया क्या कहा जाता है इसको यहाँ से नोट डाउन कीजिएगा, सीटेट के स्टूडेंट खास तौर पे, क्योंकि एग्जाम में आते हैं बट तोड़फोड़ के आते हैं तो इससे पकड़ में नहीं आती है। बट मान के चलिए 60% एनसीईआरटी बुक से ही सीटेट में क्वेश्चंस बनते हैं। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन और इसका तात्पर्य उस विभिन्न तरीकों से है जिसके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम। ओके, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है। ओके, देश और विदेश के जन समूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। मास मीडिया क्या है ऐसे क्वेश्चंस करके सीटेट में आ सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं पूछता है, थोड़ा घुमा के पूछता है। इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से पढ़िएगा और फिर इसका नोट्स तैयार कीजिएगा। शॉर्ट्स में नोट्स तैयार करना है। ओके, संचार माध्यमों और तकनीक। ओके, आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाले प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं।
हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? ठीक है, आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती रही है। अब ये जो साइड में दिए गए हैं ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस किए गए हैं बच्चों के लिए। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपका अगर इच्छा करे तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। आगे है, तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। लेकिन तकनीक इससे भी कुछ अधिक करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए, आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संचार के अन्य भागों के समाचार एवं मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं, तो इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। ठीक है, अब इसको ये जो फिगर देख रहे हैं इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। ठीक है, तो सबसे पहले कब आया था? तो 1940 में, 1940 में, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब आती हूं मैं संचार माध्यम और धन। ठीक है, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्डर का करने का यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। ओके, समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इनमें से वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। अब मैं यहाँ पे कवर कर ले रही हूँ, फिगर को आप देख रहे हो। यह यंत्र टेलीवाइजर यानी टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। आप देख सकते हो कैसा है। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे जॉन एल बैड, नोट डाउन कीजिएगा इनका नाम। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कैसे आविष्कार किया था। अब आती हूं मैं आगे। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिनके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न पहलुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं। जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कैसे यहाँ पे काम चल रहा है। एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय आधार पर 1000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच पड़ता है। यानी जैसा प्रोडक्ट है, जैसा वो जिसके बारे में वो प्रचार करना चाहता है, उस हिसाब से उसके पैसे बनते हैं। ओके, कि कितने सेकंड के लिए? तो प्रति 10 सेकंड के लिए। ओके, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। सीटेट में इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं।
आगे है संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। ओके, जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो विभिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित समाचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। यहाँ पे न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और सेकंड में है इंडिया डेली की रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले कैसे पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास चीज है नहीं। मैं बढ़ती हूँ आपको आगे। यहाँ पे है वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इसमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती, उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखाने से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देते क्योंकि पुनर्स्थापन का प्रयास अपर्याप्त है। इस दोनों में से एक ही विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाए। तो ये भी नोट डाउन कीजिएगा, संतुलित रिपोर्ट क्या होती है। ओके, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उनमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने ऊपर में पढ़ा। ओके, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय तथा तटस्थ हो। ओके, आगे है तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। इसमें पहला कारण है कि सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने पर प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। इसको भी नोट डाउन कीजिएगा सीटेट के स्टूडेंट। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक आपातकाल था। ठीक है, यानी 1975 से 77 तक। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह से ऐसा नहीं करती। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विरोध में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा।
इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। अब आती हूं मैं यहाँ पे मसौदा तय किया जाना। ओके, घटनाओं पर केंद्रित किए जाएं, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं है, लेकिन यदि किसी प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो वो संचार माध्यमों की रुचि इस समाचारों में सम्मिलित करने योग्य हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावों और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। ठीक है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोलापियो में कीटनाशकों के स्तर खतरे से स्तर तक बढ़ते हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमारे कोलापेय को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। ओके, आगे है, उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरता पूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है कि इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान न जाता। कई बार ऐसी घटना हो जाती है जब संचार माध्यम उस विषय पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट में रहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। इस सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके हमारे समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया, पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। ओके, संचार माध्यम में फैशन शो बहुत लोकप्रिय है, यहाँ पे दिखाया गया है। स्थानीय संचार माध्यम, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आती हूँ मैं अब यहाँ पे। प्रजातंत्र ने नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने पर रोक सकती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। ओके, आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती और एक पक्षीय हो जाती है। अतः हमारे समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट में मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। ओके, सामाजिक विज्ञापन भी यहाँ पे दिखाया गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और मैं ऊपर स्किप कर देती थी, उसको भी मैं दिखा दे रही हूँ अभी। इसको भी टीवी हमारे साथ क्या करता है और टीवी के साथ क्या कर सकते हैं, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, और तो चलिए मैं अब आप लोग को अभ्यास दिखा दे रही हूँ, वो उसको भी स्क्रीनशॉट लेके जरूर कीजिएगा। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान यहाँ पे साइड में दिखाए गए हैं, तो इस अभ्यास को आप जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे शब्द संकलन है, जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इससे भी आप समझ सकते हो। ओके, तो ये तो
तो ये था आज का चैप्टर जो हो गया है यहीं पे समाप्त। मैं हर एक वीडियो में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो मैं फिर मिलूंगी आप सभी के साथ मिलने के लिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।